नमस्कार। चलिए आज थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और एक बहुत ही जाने पहचाने शक्तिशाली प्रतीक के पीछे की कहानी को समझते हैं। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिससे पत्थरों में तराशा गया था। ये प्रतीक तो हम सबने देखा है ना? सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसका यह सिंह शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। शांति और शक्ति का ये चिन्ह आज के भारत में तो हर जगह दिखाई देता है, पर इसकी असली पुरानी कहानी क्या है? आखिर ये आया कहां से और इसे बनाया ही क्यों गया था? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस प्रतीक की जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। करीब 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, जब मौर्य साम्राज्य उभर रहा था। तो कहानी शुरू होती है 321 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार, जिन्होंने साम्राज्य को और फैलाया। और फिर 274 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे बिंदुसार के बेटे अशोक। उन्हें एक बहुत बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला और उन्होंने अपने शासन की शुरुआत की कलिंग पर एक बहुत ही विनाशकारी जीत के साथ। जी हां, सम्राट अशोक ने अपने शासन की शुरुआत एक बेहद क्रूर विजेता के तौर पर की थी। उन्होंने कई खूनी लड़ाइयों के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इन सब में सबसे भयानक था कलिंग पर किया गया आक्रमण। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस क्रूर कलिंग युद्ध के बाद अशोक पछतावे से भर गए। उन्होंने हिंसा का रास्ता पूरी तरह छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस की नीति को अपना मूल मंत्र बना लिया। अपने आध्यात्मिक गुरु बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के मार्गदर्शन में अशोक ने अपना बाकी का पूरा शासन धम्म यानी पवित्र सामाजिक आचरण की सोच को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अशोक का ये हृदय परिवर्तन सिर्फ उनकी निजी जिंदगी तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर उनके पूरे साम्राज्य की कला और वास्तुकला पर भी दिखा और यहीं से मौर्य कला के एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो ये मौर्य कला जो 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच फली फूली, ये एक तरह की राजकीय कला थी और इसने भारतीय कला के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। मतलब अब तक जो काम लकड़ी से होता था वो अब बड़े पैमाने पर पत्थर से होने लगा था। मौर्य कला को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली थी दरबारी कला, जिसे खुद राजा शुरू करवाते थे, जैसे कि महल या स्तंभ। और दूसरी थी लोकप्रिय कला, जिसे आम लोगों ने बनाया, जैसे कि मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन। अशोक ने अपने धम्म के संदेश को अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया। एक ही पत्थर से तराशे हुए विशाल स्तंभ। ये स्तंभ सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि एक तरह से पूरे साम्राज्य के लिए ओपन एयर नोटिस बोर्ड की तरह थे, जो राजा का संदेश सब तक पहुंचाते थे। इन स्तंभों के सबसे ऊपरी हिस्से को कैपिटल कहा जाता है, जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है। इसमें आमतौर पर एक जानवर की मूर्ति होती है, एक एबेकस यानी चौकी, और उसके नीचे एक उल्टे कमल का आधार होता है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है सारनाथ का सिंह शीर्ष। अशोक ने इसे बुद्ध के पहले उपदेश की याद में बनवाया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। अच्छा, तो इस कैपिटल का मतलब क्या है? देखिए, इसका सिंबॉलिज्म बहुत गहरा है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कैसे अशोक ने शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक यानी 4 शेरों को शांति का संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया। सोचिए जरा, ये जो 4 शेर पीठ से पीठ सटाए चारों दिशाओं में देख रहे हैं, वो अब सिर्फ राजा की ताकत नहीं दिखा रहे, बल्कि धम्म के शासन का ऐलान कर रहे हैं। नीचे चौकी पर घोड़ा, बैल, शेर और हाथी बने हैं, जिनके बीच 4 चक्र हैं। और हाँ, ये चमकदार पॉलिश वाली सतह, ये तो मौर्य कला की खास पहचान ही है। और जानते हैं, इस पूरे कैपिटल के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर का पहिया भी था, धर्मचक्र, जो हमेशा घूमते रहने वाले धर्म के कानून का प्रतीक था। अशोक के स्तंभों और शिलालेखों में अक्सर एक नाम मिलता है, देवानाम्पेय पेयदस्य, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। कई सदियों तक ये एक राज ही बना रहा कि आखिर ये उपाधि किस राजा की थी। जी हां, सदियों तक लोग सम्राट अशोक को लगभग भूल ही चुके थे। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को अशोक से जोड़ा और इतिहासकारों के लिए उनकी पहचान का ताला खुल गया। ये वाकई एक जबरदस्त ऐतिहासिक खोज थी। लेकिन अशोक के शाही आदेशों से परे एक और तरह की कला भी फल फूल रही थी,
लोकप्रिय कला। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है दीदारगंज यक्षिणी की ये आदमकद मूर्ति। ये दिखाता है कि कला सिर्फ राजा के संदेश के लिए नहीं थी, बल्कि वो लोगों की जिंदगी, उनकी आस्था और उनकी खूबसूरती की समझ का भी एक जीता जागता हिस्सा थी। इस यक्षिणी की कारीगरी तो बस कमाल की है। इसे बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाया गया है। इसमें भी मौर्यकाल की वो खास चमकदार पॉलिश है। इसके गोल और मांसल शरीर के सजीव चित्रण के लिए इसकी बहुत तारीफ होती है। और नक्काशी की तकनीक ऐसी है कि लगता है जैसे इसने पारदर्शी कपड़े पहने हों। ये उस दौर के कलाकारों के हुनर को दिखाता है। तो इस प्राचीन कला का आज क्या महत्व है? चलिए देखते हैं कि कैसे एक पुराना शाही आदेश आज का एक आधुनिक प्रतीक बन गया। तो देखिए तब और अब में क्या फर्क है। उस समय ये सिंह शीर्ष एक स्तंभ के ऊपर अशोक के अहिंसा और धम्म के विचार को फैलाता था, और आज यही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो देश के साहस, शक्ति और आत्मविश्वास के आदर्शों को दिखाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मौर्य कला सिर्फ सजावट का सामान नहीं थी, ये एक बहुत बड़े दार्शनिक बदलाव का जीता जागता सबूत थी। ये एक तरह का सरकारी कम्युनिकेशन था, जिसे एक विशाल साम्राज्य को एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज के समय में दुनिया भर के नेता अपने विचारों और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए कला और प्रतीकों का इस्तेमाल आखिर कैसे करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।